देखिए, ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो पहला वो है हमारे पास, वो ये है कि हमारे पास ना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है ना, तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर आप देखें, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक सिस्टम है। ठीक है ना, तीन है हमारे पास। ठीक हो गया है। अब मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग देखें कि ये जो पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये वाला, ठीक है ना, ये सारा सीएनएस है। देखें, पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। सोमेटिक का मतलब ये होता है ना कि इसको, ये आपके इख्तियार में है। ठीक है ना। ये नहीं, इख्तियार का मतलब होता है ना कंट्रोल में है। आप इसके, आप जैसा कि फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल है, तो आप इसको कंट्रैक्ट भी कर सकते हो और रिलैक्स भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये आपके कंट्रोल में है। जबकि ये दो जो है ना, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है, सबके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। तो अब पैराटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो यहां से इसका जो है ना क्रेनियोसेक्रल है हमारे पास, जो पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास आया है। ठीक है ना। तो जब भी पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात की जाए ना, तो आप लोगों के जहन में आज ये बात आनी चाहिए कि ये जो पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जहां से निकला हुआ है, ये क्रेनियो और सेक्रल है। यानी ऊपर जो क्रेनियम है, वहां से कुछ नर्व्स है हमारे पास, वहां से निकलते हैं। ठीक है ना, कौन से अभी मैं बताऊंगा। और सेक्रल है नीचे। ठीक है। तो देखिए, जो क्रेनियल जो नर्व है हमारे पास, इसमें से 3, 7, 9, 10, ये इसलिए इसको कहते हैं क्रेनियो। ठीक है ना। तो देखिए, क्रेनियो, यानी तीन जो हमारे पास जो नर्व है, सही है, 3 हो गया, 7 हो गया, 9, 10, ये सारे क्रीनियल नर्व है ये। और सेक्रल, सेक्रल में हमारे पास क्या है कि S2, S3, S4, ये नर्व, सही है। तो देखिए, इसलिए ये कंबाइन है, तो इसने हमारे पास ये पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाया। ठीक है। तो अब जो सिंपैथेटिक नर्वस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये बेसिकली हमारे पास तोरेको लंबर है। ठीक है ना। तो अब देखें, क्रेनियो और सेक्रल और तोरेको लंबर जो मिड में है, जो दरमियान में है, ये हमारे पास सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। अब इसमें जो हमारे पास है T1 से लेकर T6 तक, यानी T1, T2, T3, T4, T5, T6, T1 से लेकर T6 तक। ठीक है। और इसी तरीके से L1 और L3 तक, तो इसलिए इसको कहते हैं तोरेको लंबर। ठीक है। और जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ये आपके कंट्रोल में है यहाँ पे। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की जाए या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात की जाए, तो दोनों में हमारे पास फर्क क्या है। ठीक है ना। तो देखिए, हमारे पास जो पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, इसका जो प्री गिंग्लियानिक न्यूरॉन है, ये लंबा होगा। ठीक है ना, ये लंबा है। जबकि अगर मैं सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करूं, उसमें जो प्री गैंग्लियनिक नर्व है, ये स्मॉल होता है, छोटा है। ठीक है ना। यानी ये प्री गैंग्लियन है और ये पोस्ट गैंग्लियन है, और ये हमारे पास गैंग्लिया है। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों से कल कोई पूछे कि व्हाट इज गैंग्लिया, गैंग्लिया का क्या मतलब है, तो भाई आप लोगों ने ये बताना है कि सीएनएस में जितने भी हमारे पास नर्वोसेल बॉडीज है, नर्वोसेल बॉडीज, ये आपके यानी आपके सीएनएस से नर्वोसेल बॉडीज जो है ना, इससे बाहर जो नर्वोसेल बॉडीज है ना, इससे बाहर सीएनएस में जितने भी नर्वोसेल बॉडीज है ना, इससे बाहर ये जो जगह, इसको हम गैंग्लियन कहते हैं। सही है। और सीएनएस के अंदर अगर हमारे पास जो नर्वोसेल बॉडीज होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई कहेंगे। सही है। ये सिंपल वो है, न्यूरोलॉजी है थोड़ी बहुत, यही है। अच्छा, अम, और सबसे मेन जो डिफरेंस है बिटवीन पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ये सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मेन जो डिफरेंस है बिटवीन PANS और SAS, सही है, इसके दरमियान क्या हमारे पास जो मेन डिफरेंस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
कि अगर मैं ये सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मैं अगर बात करूं, इससे जो गेंगलिया है वो कहाँ से एराइज होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो गेंगलिया है वो अर्गन में ही अंदर होते हैं। सही है, एक फर्क ये हो गया। और अगर मैं पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इसमें जो गेंगलिया है वो वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल जो पेरिफेरी है इस साइड पे हमारे पास मौजूद है। ये फर्क है दोनों में, पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग देखें तो ये एन एन का मतलब ये होता है ना कि निकोटिनिक रिसेप्टर, एन एन, और एन एम का मतलब होता है यहाँ पे है ये एन एम। एन एम का मतलब होता है निकोटिनिक मस्करेनिक रिसेप्टर। ये गेंगलिया में होते हैं, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होते हैं। एन एन हमेशा के लिए आपके पास गेंगलिया में ही होंगे। ठीक है ना, तो देखें क्योंकि ये दोनों नरों के दरमियान है और ये नरों और मसल के दरमियान है, तो इसलिए इसको हम निकोटेनिक रिसेप्टर कहेंगे और इसको निकोटेनिक मस्करेनिक रिसेप्टर कहेंगे। सही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक डिफरेंस तो हमने ये कहा कि पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में प्री गेंग्लियानिक न्यूरॉन लंबे होंगे जबकि सिंपैथेटिक में स्मॉल होंगे। ठीक हो गया है। इसमें जो पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो पोस्ट गेंग्लियानिक है वो शॉर्ट है, जबकि इस सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक सिस्टम में पोस्ट गेंग्लियन अगर आप देखें तो वो लंबे है, लॉन्ग है। ठीक हो गया है। अच्छा, इसके अलावा अब जब भी हम पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे ना, चाहे वो पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो चाहे वो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो, दोनों में जो प्री गेंग्लियन जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे वो एसिटाइलकोलिन होंगे। तो ये आप लोग नोट कर ले, जब भी किसी भी इंसान में हमेशा के लिए ये बात जरूरी है कि कोई भी आप लोगों से पूछे कि प्री गेंग्लियन न्यूरॉन में यहाँ पे हमारे पास चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो चाहे वो सिंपैथेटिक हो, दोनों कंडीशन में हमारे पास कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं प्री गेंग्लियन में। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी कि एसिटाइलकोलिन, ACH का मतलब होता है एसिटाइलकोलिन, 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 एसिटाइलकोलिन। ठीक हो गया है। और अगर फिर ये भी आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है, कोई भी पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका जो पोस्ट गेंग्लियन जो रिलीज होगा वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, तो एसिटाइलकोलिन। और सिंपैथेटिक की बात की जाए तो वहां पे भी हमारे पास एड्रेनर्जिक जो हमारे पास होते हैं, यानी जैसे कि कोलिनर्जिक है, सॉरी एड्रेनर्जिक जो नारेपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन है। तो देखिए यहाँ पे नारेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ने एक्सेप्ट वन जगह है, एक ही जगह है कि वहां पे हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है। अगर आप देखें यहाँ पे सिंपैथेटिक है लेकिन हमारे पास यहाँ पे रिलीज होना तो ये चाहिए था कि नारेपिनेफ्रिन कोई एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। ये एक्सेप्शनल है और ये बड़ा स्पेशल जगह है ये हमारे पास। सही है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में सबसे जो अहम बात है वो यही है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब भी हम कोलिनर्जिक की बात करते हैं, एक है कोलिनर्जिक और एक है एड्रेनर्जिक। कोलिनर्जिक की जब भी मैं आगे बात करूंगा, यानी कोलिनर्जिक में नाम ले लूं, तो आप लोगों के जहन में ये आना चाहिए कि कोलिनर्जिक का मतलब ये होता है कि एसिटाइलकोलिन के बारे में बात हो रही है। और अगर मैं एड्रेनर्जिक की बात कर रहा हूं तो आप लोगों के जहन में ये आना चाहिए कि एड्रेनर्जिक का मतलब होता है एपिनेफ्रिन, नारेपिनेफ्रिन और ये। सही है, ये आपके पास आना चाहिए। ठीक हो गया है। अच्छा, दूसरी जो मैं ये बात करने वाला था यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप सिंपैथेटिक में अगर आप देखें तो इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, हमारे पास सिंपैथेटिक है। लेकिन इनाटमी अगर आप लोग देखें, इनाटमी हमारे पास क्या है, सिंपैथेटिक। लेकिन अगर आप फिजियोलॉजी देखें इसका तो वो है कोलिनर्जिक। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इनाटमी देखेंगे तो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, लेकिन फिजियोलॉजी क्या है, किस तरह है, एसिटाइलकोलिन रिलीज करवा देते हैं इन्हें। तो यहाँ पे ये जो जगह है ये स्वेट ग्लैंड और पाइलो एरेक्टर जो मसल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और ये स्पेशल जगह है। तो वो पूछ सकते हैं कि भाई साहब वो कौन सी जगह है कि उसकी जो इनर्वेशन है एनाटॉमिकली सिंपैथेटिक है लेकिन फिजियोलॉजिकली कोलिनर्जिक है, यानी पैरासिम्पैथेटिक है। तो वो कौन सी जगह है, ये जगह है। तो ये स्पेशल जगह है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो जगह है यहाँ पे सारे ना निकोटिन जो एसिटाइलकोलिन तो रिलीज हो जाएंगे, लेकिन सिंपेथेटिक है, लेकिन फिर ये जो हमारे पास यहाँ से जो एपिनेफ्रिन रिलीज होती है ना, वो हमारे पास सर्कुलेशन में रिलीज हो जाती है और जाके फिर वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। तो हमेशा के लिए एसिटाइलकोलिन मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होंगे, जबकि हमारे पास जो एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, वो हमारे पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड होंगे, जैसे कि अल्फा रिसेप्टर है हमारे पास, बीटा रिसेप्टर है, डोपामीन है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़े से आप लोगों को एक पूरी एक आइडिया दे रहा हूँ, सही है, और ये बहुत अहम है, ये वाला चैप्टर याद रखना है आप लोगों को। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को मैं ये बताता चलूं कि यहाँ पे जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे ना, वो सर्कुलेशन में रिलीज होंगे, और सर्कुलेशन में जाके फिर वो अपने अर्गन में हमारे पास जहाँ पे रिसेप्टर मौजूद होंगे वहां पे बाइंड होंगे। सही है। तो एपिनेफ्रिन हमेशा के लिए एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड होंगे, जबकि एसिटाइलकोलिन जो है ना, वो हमारे पास मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होंगे। ये जब भी मैं, जैसे कि अभी मैंने पहले भी ये बात मेंशन की कि जब भी मैं कोलिनर्जिक की बात करूं तो इसका मतलब है एसिटाइलकोलिन, जब भी मैं एड्रेनर्जिक की बात करूं तो ये इसका मतलब है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, और ये सही है। साथ में ये मस्करेनिक रिसेप्टर कोलिनर्जिक में, यहाँ पे एड्रेनर्जिक में अल्फा और बीटा और ये रिसेप्टर याद रखने, और डोपामिन। ठीक है, ये एड्रेनर्जिक से रिलेटेड है। तो ये एक किस्म का, अगर आप लोग कोलिनर्जिक की जगह पे आपके जहन में ये आ जाए कि ये एड्रेनर्जिक की बात करें तो ये गुनाह है, इसे जहन में रख ले ऐसे, बिल्कुल सही है। तो ये गुनाह है, ये गुनाही कबीरा है जिसको हम कहते हैं, बड़ा गुनाह। सही है। तो बिल्कुल भी ये गलती कभी भी नहीं करनी है आप लोगों ने। ठीक हो गया है। अच्छा, और ये जो पाथवे है ना, ये स्पेशल पाथवे है, ये वाला। जैसे ये हमारे पास स्पेशल जगह थी ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी हमारे पास स्पेशल जगह है। क्यों क्यों स्पेशल जगह है? स्पेशल जगह इसलिए है कि यहाँ पे हमारे पास तो न्यूरो वो है ना, पोस्ट गिंग्लियन न्यूरॉन है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पोस्ट गिंग्लियन न्यूरॉन तो नहीं है। यहाँ पे सर्कुलेशन में हमारे पास ये सारी चीजें रिलीज होंगे और जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड होंगे और वहां पे हमारा पास वो काम करेगा। ठीक है। अब सोमेटिक का मतलब ये होता है ना कि ये भी हमारे पास सीएनएस में अगर आप देखें तो सिंपैथेटिक की बात की, पैरासिम्पैथेटिक की बात की, तीन है ना हमारे पास, और सोमेटिक। सोमेटिक में हमारे पास इसका ये मतलब है कि ये आपके कंट्रोल में है। यहाँ पे सिर्फ एक ही, यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन होगा वो क्या है हमारे पास, एसिटाइलकोलिन वाला न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे हमारे पास कौन सा जो रिलीज होता है वो है एसिटाइलकोलिन। सही है, और ये आपके कंट्रोल में है। सही है। तो इसके अलावा और इसमें अगर कोई बात हो तो मैं बताता चलूं, नहीं तो आगे फिर चलते हैं। ठीक हो गया। तो ये डायग्राम जो है ना, ये वाला बहुत ही अहम, बहुत ही अहम। ठीक है ना। तो देखें, मस्करेनिक रिसेप्टर हमारे पास हार्ट पे भी है, तो देखें हार्ट स्मूथ, और इसका मैं आसान तरीका बताऊंगा कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे है। सही है। और जैसे कि अब मस्करेनिक रिसेप्टर अगर आप लोग देखें तो ये कुल मिला के 5 है हमारे पास, लेकिन जो फंक्शनली की अगर हम बात करें तो 3 है हमारे पास। तो इसलिए बुक वालों ने भी सिर्फ 3 की बात की है, 5 की बात नहीं किया। वैसे है 5, सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। सही है। वैसे है 5, जैसे कि मस्क M1 है, M2, M3, M4, M5 ऐसे ही है ना, लेकिन M1, M2, M3 की हम बात करेंगे इन तीनों की। वो इसलिए क्योंकि ये फंक्शनली ये काम करते हैं, 1 2 3। सही है। बाकियों का आप लोगों की जरूरत नहीं है याद करने के लिए, आप ये 3 ही याद कर लें, आप लोगों के लिए काफी है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो ये देखे अल्फा 1 रिसेप्टर है हमारे पास, अल्फा 2 है, बीटा 1 है, बीटा 2 है। ये आगे हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास वहां पे हम करेंगे इसके बारे में, इससे रिलेटेड इसका पूरा एक अलग चैप्टर है। सही है। तो एड्रेनर्जिक में हम अलग बात करेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास इसमें और कुछ बात नहीं। चलो आगे चलते हैं। ठीक है। तो देखिए, हमारे पास जैसे बीपी हमारे पास इंक्रीज होती है ना, तो वहां पे जैसे कि फिजियोलॉजी में मैंने ये चीज आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है। तो वो ये था कि अगर आप लोगों का बीपी इंक्रीज हो जाती है तो बारो रिसेप्टर है हमारे पास, उसको पता चल जाता है कि भाई साहब हमारे पास तो बीपी ज्यादा हो गई है,
फिर वो क्या काम कर देते हैं, वो ब्रेन सेंटर से, जो ब्रेन स्टेम में हमारे पास जो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेंटर मौजूद है हमारे पास, तो वहाँ पे कार्डियक सेंटर भी है। तो वहाँ उसको बोल देता है कि भाई साहब आपने जाके पैरासिम्पेथेटिक को एक्टिवेट करना है, और सिंपैथेटिक सॉरी, क्योंकि बीपी ज्यादा हो गई है, तो पैरासिम्पेथेटिक को एक्टिवेट करना है और सिंपैथेटिक को इनहिबिट करना है। तो इसी वजह से आपकी जो बीपी है वो आपके पास नॉर्मल चली जाती है। सही है। तो इसको हमने क्या नाम कहा था, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि जब भी बीपी इंक्रीज होती है तो उसके बाद हमारे पास बारो रिसेप्टर को पता चल जाता है, और इसकी रिजल्ट पे हमारे पास क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। और अगर इसी तरीके से हमारे पास ब्रेडिकार्डिया होता है, बीपी कम होती है, हाइपोटेंशन होती है, तो एक तो हमने कहा था ना कि एक हार्मोनल वाला पाथवे है जो बहुत स्लो है, वो काम कर देता है, जो रास सिस्टम हमने बात की, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की बात की थी हमने, एक तो वो पाथवे है। दूसरा ये कि मिनट टू मिनट जो हमारे पास वो काम कर देता है, तो ऊपर सेंटर को पता चल जाता है, आगे से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, और जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी बीपी डिक्रीज हो तो उसके रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, जब बीपी इंक्रीज हो तो जब बीपी इंक्रीज हो तो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, और जब बीपी डिक्रीज हो तो रिफ्लेक्स टिकिकार्डिया। नतीजे में ये चीजें हमने फिजियोलॉजी में एक्सप्लेन की। ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज है जो फिजियोलॉजी में हमने एक्सप्लेन किया है, वही वही डायग्राम है एग्जैक्टली यहाँ पे इन लोगों ने डाला हुआ है। ठीक है ना। तो देखें, बीपी इंक्रीज हुआ, बारो रिसेप्टर को पता चल गया, उसने फायरिंग की, सीएनएस को पता चल गया, कार्डियक सेंटर है वहां पे पैराटोनमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाती है तो वहां से वेगस नर्व के टून जो है ना वो इंक्रीज, जब वेगस नर्व इंक्रीज यानी जो टोन है वो इंक्रीज, तो हार्ट रेट डिक्रीज। फिजियोलॉजी है, सारी फिजियोलॉजी है। ठीक हो गया। सिंपैथेटिक को पर इनहिबिट किया तो सिंपैथेटिक टोन डिक्रीज, हार्ट रेट डिक्रीज, कंट्रेक्टली जो था हमारे पास वो डिक्रीज, वेजो कंस्ट्रक्शन डिक्रीज। तो जब ये सारी डिक्रीज, तो हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बीपी डिक्रीज हो गया। ठीक है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि भाई साहब, अब ये तो हमने खैर फिजियोलॉजी में हमने बात की है। ठीक है, ये तो सारा फिजियोलॉजी। अब हम आते हैं अपने अपने किस पे किस पे आते हैं, सही वाले टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है क्या, क्या अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टीपीआर है, इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ पे हाँ एक बात और मैं यहाँ पे बताता चलूँ, इसको जरा जहन में रखें, इसको हम आगे भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग ये जहन में रखें कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो जितने आपके जिस्म के वेसल है, ठीक है ना, तो वेसल पे कौन से रिसेप्टर होने चाहिए। ठीक है ना। तो इसके लिए जो निमोनिक है वो आप लोग याद रखें, 1 2 3, यानी अल्फा 1 रिसेप्टर है, सही है, बीटा 2 है, और M3 है। सही है। तो अल्फा 1 जो रिसेप्टर है, ये वेसल पे ये 3 टाइप्स के आपके पास रिसेप्टर पाए जाते हैं। सही है। तो 1 2 3, अल्फा 1, बीटा 2, M3, यानी ABC से भी आप लोग याद कर सकते हैं, C की जगह पे आप लोग M लगाए। सही है। तो देखिए, अल्फा 1, बीटा 2, M3, ये आपके वेसल पे है, लेकिन इसमें जो सिंपैथेटिक सिस्टम की जो इनर्वेशन है वो सिर्फ एक ही रिसेप्टर को है, बाकियों को नहीं है। ठीक है, वो है अल्फा 1, इसको डायरेक्ट सिंपैथेटिक सिस्टम की इनर्वेशन है। तो एक बात ये जहन में रखें कि आपकी जिस्म में, आपका जिस्म जो है ना, जैसे कि हमने अभी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात की, तो हमारे पास ओवरऑल अगर मैं जिस्म की बात करूं तो कौन सा सिस्टम जो है ना वो डोमिनेंट होना चाहिए। ठीक है, कौन सा डोमिनेंट होना चाहिए, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, कौन सा डोमिनेंट होना चाहिए, पैरासिम्पैथेटिक जो है ना वो डोमिनेंट होना चाहिए। ठीक है ना, नॉर्मली। लेकिन हमारे पास कुछ जगह है कि वहां पे सिंपैथेटिक सिस्टम डोमिनेंट है, जैसा कि फॉर एग्जांपल वेसल्स है हमारे पास, ये जो वेसल्स है यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम डोमिनेंट है। पैरासिम्पैथेटिक और बाकी जितने भी हमारे पास रेस्ट ऑफ द बॉडी जो ऑर्गन है, वहां पे ज्यादातर हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो डोमिनेंट है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये सिंपैथेटिक डोमिनेंट होता
ठीक है। तो अब मैं मतलब बैठा हूँ, आप लोग भी बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो इस टाइम जो है ना वो आप बिल्कुल, आपका जो हार्ट रेट है वो बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि आप रिलैक्स मूड में बैठे हुए हो, सुन रहे हो, मजे में हो। तो आप लोगों का दिल जो है ना वो, ये नहीं, जो हार्ट है आपका जो है ना वो हाइपर नहीं हो जाता है, यानी टिकिकार्डिया की तरफ नहीं चला जाता है। तो इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे सिंपैथेटिक डोमिनेंट होता तो आपका ऑल द टाइम जो है ना यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता और टिकिकार्डिया, भाई साहब, स्ट्रोक और ये सब काम खराब हो जाता था ना। तो इसलिए देखें, अल्लाह ने बड़ा बेहतरीन एक एक सिस्टम बनाया, एक खूबसूरत सा, कि अगर ये मैं करूँ तो भाई साहब तो फिर तो काम तो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो ये चीज जरूरी है। तो इसी वजह से अब जो वेसल्स है ना, ये बड़ी स्पेशल जगह है कि यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ना वो हमारे पास ज्यादा डोमिनेंट है। सही है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वेसल्स, और इसके अलावा जो है ना स्वेट ग्लैंड, ये दो जगह जो है ना यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम डोमिनेंट है। इसको लॉक कर ले, इसको नोट कर ले, एक खूबसूरत सी लाइन अपनी बुक के साइड पे या पेज पे, ये वाली जो सेंटेंस जो मैंने बताई, ये इसको नोट कर ले, ठीक है ना। तो ये बड़ी खूबसूरत लाइन है। और इसके अलावा जो है ना आप, और पैरासिम्पथेटिक जितने भी आपके पास रेस्ट ऑफ द बॉडी जो अर्गन है वहां पे पैरासिम्पथेटिक जो है ना वो आपके पास डोमिनेंट है। दो जगह ऐसे हैं कि वहां पे सिंपैथेटिक डोमिनेंट है, वेसल्स और स्वेट ग्लैंड। सही है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ना, अल्फा 1 जो रिसेप्टर है यहाँ पे डायरेक्ट इनर्वेशन है सिंपैथेटिक सिस्टम की। समझ रहे हो? ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास टीपीआर इंक्रीज हुआ, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना हमने कुछ ऐसा ड्रग दिया है जैसे कि अल्फा 1 एगोनिस्ट हो। सही है। ये अल्फा 1, अच्छा एक और बात मैं बताऊं, क्योंकि ये जो है ना वो है, क्या नाम है, टर्मिनोलॉजी है। ये टर्मिनोलॉजी को आप लोगों ने ना जहन में रखना है और उसको याद रखना है, क्योंकि आगे मैं यही यूज करूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एगोनिस्ट का मतलब होता है कि उस ड्रग की तरह काम करना। सही है। इसके लिए एगोनिस्ट भी यूज होते हैं। अच्छा, एंटागोनिस्ट का मतलब ये होता है ना कि उस ड्रग, उस के खिलाफ, यानी उस ड्रग के खिलाफ काम करना। यानी एंटा का मतलब होता है ना अपोजिट, उसको इनहिबिट करना। सही है। तो एगोनिस्ट उसकी तरह काम करना, एंटागोनिस्ट उसके खिलाफ काम करना। सही है। अब मिमिक्री का मतलब होता है ना उसकी तरह। सही है। जिस तरह हम बोलते हैं ना कि यार इसकी मिमिक्री निकालो, तो वही मिमिक्री यहाँ पे भी यूज होंगे आगे पीछे। सही है। तो जब भी मिमिक्री का लफ्ज यूज हो जाए, एगोनिस्ट का लफ्ज हो जाए, एंटागोनिस्ट का हो जाए, तो इनका सब का मतलब क्या है वो मैंने बताया आप लोगों को। सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं अल्फा 1 एक गुनेस्ट दे दूं एक पेशेंट को, तो उसका टोटल पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि अल्फा 1 को डायरेक्ट सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन है। तो जब भी आप उस ड्रग उसकी तरह, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह आपने उसको एक्टिवेट किया, तो जब आप उसको एक्टिवेट कर देते हो ना, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। तो जब ये इंक्रीज हो जाएगा, तो इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। ये चीज हमने फिजियोलॉजी में की थी, याद आ रहा है? सही है। तो अब मैंने क्या काम करना है अब, लेकिन ये है आगे आ रहा है, आगे हम दोबारा करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों का माइंड सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने काम करना क्या है कि भाई साहब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा बीपी भी हाई रखूं और ये रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया भी ना हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं उस पेशेंट को ना ये मस्करेनिक गिंग्लियानिक ब्लॉकर्स में जो है ना वो मैं दे दूंगा। तो जब मैं ये दे दूंगा तो ये, और जो हमारे पास जो M2 रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं हमारे पास, हार्ट पे। इसका भी मैं निमोनिक दे दूंगा आगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी मैं करा दूंगा। सही है। तो M2 रिसेप्टर जो है ना वो हमारे पास हार्ट पे होते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास हार्ट रेट भी डिक्रीज, और जो ब्रेडिकार्डिया होगा वो हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि मैंने गिंग्लियानिक ब्लॉकर्स दिए। जैसे कि ऊपर हमने यहाँ पे ये गिंग्लियान की बात की ना, तो अगर आप इन गिंग्लियान को बंद करेंगे, इन गिंग्लियानिक ब्लॉकर्स जो है ना हमारे पास, स्पेशली ये जगह, क्योंकि ये हार्ट पे भी, स्मूथ मसल पे भी है, और मसल्स वगैरह, और जितने भी हमारे पास जो ग्लैंड्स है, एक्सेप्ट जो स्वेट ग्लैंड्स है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स को यहाँ पे हमारे पास ये वाला। सही है। तो जब आप गेंगलियन को ब्लॉक करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको वहां पे फिर ये जो हार्ट रेट है वो हमारे पास इंक्रीज नहीं होगा। तो इसी वजह से अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं एक पेशेंट का जो है ना वो बीपी हाई रखूं, सही है, और मैं ये चाहता हूं कि ये रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया ना हो, तो मैं M2 ब्लॉकर्स दे दूंगा, मस्कुरेनिक ब्लॉकर। ठीक हो गया।
और अगर हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल वेजोडाइलेशन दे देता हूँ, यानी वो ड्रग जो वेजोडाइलेटरी है वो मैं दे दूं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने वेसल्स को डायलेट किया। तो जब मैं वेसल्स को डायलेट कर देता हूँ तो जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। सही है, ऑलरेडी फिजियोलॉजी में हमने किया। तो जब ये वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई कम चली जाती है, बारो रिसेप्टर को पता चल जाता है, और इसी वजह से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। सही है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि यार मैं ये वेसल्स को डायलेट भी करूं, लेकिन मेरे पास रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया ना हो। तो उसमें मैं क्या काम कर देता हूं, उसमें फिर ये मैं जो बीटा ब्लॉकर्स है वो मैं दे देता हूं, जो कि क्योंकि हमारे पास जो बीटा 1 है ना वो हमारे पास हार्ट पे है। सही है। अच्छा, यहां तक समझ आ गया है आप लोगों को? हाँ, ये जो है ना हमारे पास वो क्या नाम है इसका, जो हार्मोनल पाथवे है, जो हार्मोनल वाला सिस्टम है, वो है हमारे पास ये। सही है। तो देखें, जैसे कि मैंने बताया ना कि जब भी हाइपोटेंशन होती है, बीपी कम होती है, किडनी के पास ब्लड कम चली जाती है, जे जे को पता चल जाता है, वहां से रेनिन रिलीज होती है, रेनिन आके रेनिन इंजुटेंसियल अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और हमारे पास जो है ना सोडियम वाटर की रिटेंशन होती है, और वो जो चार काम करते थे जो फिजियोलॉजी में हमने बात की है वो काम हो जाएगा, और हमारे पास जो है ना बीपी इंक्रीज हो जाएगी और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज। सही है। तो एग्जैक्टली वही चीज इन लोगों ने यहाँ पे डाली है कि ये जो पाथवे है, जैसे फिजियोलॉजी में हमने एक्सप्लेन किया था कि ये वर्क्स एंड ओनली हाइपोटेंशन। सही है। लेकिन ये स्लोली, ये स्लो वाला है। सही है। बड़ा इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो मिनट मिनट टू मिनट वाला है वो कौन सा है, बैरो रिसेप्टर, मिनट टू मिनट। सही है। तो देखिए, बीपी इंक्रीज डिक्रीज, रेनिन को किडनी के पास ब्लड कम चला गया, वहां को उसने किडनी से रेनिन रिलीज हुआ, और ये रेनिन जो है ना, जैसे कि हमने वहां पे भी इसको एक्सप्लेन किया कि सिंपैथेटिक सिस्टम भी इसको एक्टिवेट कर देते हैं। याद आ रहा है? सही है। और इसी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन इंक्रीज, एंजियोटेंसिन 2, और वो वाला सारा पाथवे है, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज। और जब एल्डोस्टेरोन इंक्रीज तो ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि ये सोडियम वाटर रिटेंशन करवा देता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, बीपी इंक्रीज, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज। सही है। तो ये बात हमने वैसे उधर हमने किया था। ठीक हो गया है। तो देखिए, इसमें और भी थोड़ी बहुत बातें हैं, उसकी तरफ मैं बाद में आऊंगा, बाद में, अभी नहीं। क्योंकि अगर मैं अभी बताऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा और ऊपर ऊपर से चला जाएगा, तो इसीलिए मैं बाद में आऊंगा इसकी तरफ। अब हम जाते हैं एक अपनी चैप्टर के पास, जो ड्रग्स के बारे में अभी हमने बात करनी है, उस ड्रग्स की तरफ हम चले जाते हैं, और वो ये है। एक मिनट।